एसपी मैडम को शर्म आनी चाहिए। जो लड़के दरगाह की हिफाजत के वास्ते ठहरे थे उनको जो है फसादी बोले हैं, राइडर्स बोले हैं। आरएसएस वाले लकड़ी लेके जो है पूरा मार्च कर सकते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो कोई मुसलमान अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए लकड़ी हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता? जो बेगुनाह हैं, जो खवातीन हैं, मासूम छोटे 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 बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, वो लोगों को वहाँ पर जेल के अंदर डाला गया है और कहते हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं। वो लोग तमाम लोग क्रिमिनल हैं। क्रिमिनल है, क्या क्राइम किए, क्या जुर्म किया बताइए? इसके पीछे जो है भगवंत कोबा है, मत्ती मोड़ है, कर्नाटका के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। वो क्यों हैं बोले तो मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो पुलिस को रोककर पूजा रखने की कोशिश करे? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 लोग जमा होंगे। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप केस करने से कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन, आप लाठी चार्ज करने से कंट्रोल सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती वो 10 लोगों को वहां पर जो आने दिया है ना, वो सबसे बड़ी गलती। आज मैं ये बात का ऐलान करता हूं कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का यहां पर किरदार पूरी तरीके से मशकूक है और इसीलिए मैं इस पार्टी से जो है अपने आप को अलग करता हूं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चुलबुल फर्नीचर एंड बाय SR कॉन्टिनेंटल होटल। कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रेस मीट प्रेस क्लब में रखी गई थी। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जानिब से एक प्रेस मीट थी जिसमें बहुत सारे बातें हम लोगों के सामने आए हैं और हमको ये महसूस हुआ कि इसका हम जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपाया गया है और उनकी बहुत सारी गलती है। अपनी गलतियों को भी वो लोग छुपाए हैं। उसी गलतियों को यहाँ पर हम बताने के लिए यहाँ पर एक प्रेस मीट रखे थे। सबसे पहले गलती ये है कि आपने 27 से लेकर 3 मार्च तक एक 144 को जो है इम्पोज किया गया था। 144 का मतलब क्या है? 144 इम्पोज ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 144A के तहत, CRPC के तहत इम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर पाबंदी आयद करते हैं। तो 144 होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरह से पाबंदी हो, वरना 144 इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 144 इम्पोज करने के बाद 1 तारीख को हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, MLA, पार्लियामेंट्री, ऑल आर लॉ मेकर्स, वो लोग जो है कानून बनाने वाले लोग वहाँ पर सेक्शन 144 को तोड़कर एक ग्रुप की शक्ल में वहाँ पर हज़रत लाले मशाक अंसारी की दरगाह पर आते हैं। वहाँ पर स्लोगन्स लगाए जाते हैं, वो स्लोगन्स हेटेड स्लोगन्स लगाए जाते हैं। वहाँ पर हाथों में लकड़ियाँ, हाथ में लकड़ी होती है, स्टिक होती है, कुछ नौजवानों के हाथ में तलवार होते हैं, एक जुलूस की शक्ल में जाते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर तमाशीन बनकर देखती रहती है। उसके बाद एक माहिदा होता है कि 10 लोगों को छोड़ेंगे। 10 लोगों को कैसा छोड़ सकते हैं? जब 144 इम्पोज करते हैं तो 4 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं है, फिरना नहीं है। तो यहाँ पर 10 लोग कर रहे हैं तो फिर खुद अपनी गलती वहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीडिया वाले उस वक्त उनको SP साहब को पूछ रहे थे 144 की बात कैसा है करें? किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन पे 4 से ज़्यादा लोगों के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मौजूदगी में 144 इम्पोज करते हैं और 10 लोगों को वहाँ पर इजाज़त देते हैं। और वो सिर्फ इजाज़त देने की वजह से इतना जो यहाँ पर माहौल ख़राब हुआ, ये उनकी गलत डिसीजन की वजह से यहाँ पर मासूम नौजवान, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट 1991 एक्ट बनाया है। सेक्शन 3 के तहत ऐसे जितने भी इबादत गाहें हैं उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कानून बनाया गया है। लेकिन ये कानून बनाने का मतलब क्या है जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है? वहाँ पर लोग अंदर जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर लोग जमा हुए, माप जमा हो गए। आपकी जिम्मेदारी है माप को कंट्रोल करने की। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। अगर किसी एक पुलिस वाले के ऊपर अगर पत्थर अगर गिरता है, अगर उनको मामूली से चोट अगर लगती है तो 307 केस डालते हैं। सेक्शन 307 के अंदर करके 160 लोगों को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको तमाम लोगों को जेल के अंदर डालते हैं। आप IAS IPS पास करने वाले, आप छोटे मोटे लोग हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे, बहुत अच्छी बात है। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिला इंतजामिया से, आप अच्छे लोग, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छी सोच रखते होंगे, अच्छा जज्बा रखते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो रहा है आंख बंद करके नहीं बढ़ सकते। बेगुनाह लोग वहाँ पर जेल के अंदर, उसके बारे में आपको सोचना होगा। शुक्रिया। जज ईशा पंत मैडम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको जज के नाम से मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ के विक्टिम्स को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है।
nobody can be called as criminal until they have proven guilty. तो अभी इनके ऊपर एफआईआर कर ये जो विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है अंडर द फैसिस्ट फोर्सेस और फैसिस्ट रिजाइम ऑफ कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर, ये जो कोशिश कर रहे हैं आप लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की, उसको छोड़ दें। अंडर द प्रेशर जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे यूपीएससी पास किए हुए लोग हैं। यू हैव गॉट वेल वर्स्ट एक्सपीरियंस इन दिस। आप वर्दी की इज़्ज़त कीजिए और क़ानून की इज़्ज़त कीजिए, क़ानून के धज्जियाँ ना उड़ाइए, नहीं तो लोगों का कानून पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मैसेज देने की ये कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो भी उनके प्रोसीजरल लैप्स हुए हैं और जो भी फैसिस्ट ताकतें इनके पीछे हैं और जहाँ से ये इंस्टिगेशन हुआ है, हु आर द परपिट्रेटर्स, असल परपिट्रेटर्स हों और इंस्टिगेशन जिसने किया है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, और बेकसूर लोगों को जो राइट्स वायलेशन, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको इमीडिएट विड्रॉ करें और प्रोसीजरल लैप्स जहाँ पर हुए हैं उसको करेक्टिव मेजर्स करें। नहीं तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम लोग डेफिनेटली प्रोसीजरल लैप्स के खिलाफ जो है आगे लीगल फाइट करने के लिए तैयार हैं। सर, डिमांड क्या है? आप बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में जो है नाकाम रहा। एक तरह से आपके एलिगेशन है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बयाज है, जिस तरह से काम करना चाहिए था, जिस तरह के सेक्शंस जो 144 वायलेट करे उनके ऊपर लगनी चाहिए थी, उस तरह के वायलेशन, उस तरह के एक्ट्स पर नहीं लगे। तो आपका डिमांड क्या है सर? आप किस किस के ऊपर एक्शन चाह रहे हैं? सर, हम उन सब के ऊपर एक्शन चाह रहे हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। मसलन जिस तरीके से ये एक पॉलिटिकल वेदांता है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज क्राइम है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज क्राइम को उसके आप शिकार बन के एक मासूम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मासूम लोग से बोलना मेरा मतलब ये है, वो जितनों के नाम पे एफआईआर किया गया है, पिछले कोई रिकॉर्ड में उनके कोई क्राइम्स नहीं है। वो लोग जो मासूम हैं, वो लोग अपने अपने सुबह में घर से निकल के काम करके रात में अपने घर को लौट के खाना पका के खा के सोने वाले लोग थे। और जिस तरीके से हमें पता लगा कि सुबह 5 बजे 4 बजे वहाँ पे ये अरेस्ट किया गया, वो लोग अपने घर का म्यूनसिपलिटी नल से जो पानी आता, जो इवन पानी भी ख़रीद के नहीं पी सकते, म्यूनसिपलिटी नल से जो पानी आता वो पानी पी के जीने वाले लोग थे। वो सुबह सुबह जब अपने घर में पानी भर रहे थे, वैसे टाइम उनका अरेस्ट किया गया। तो हमारी डिमांड इतनी ही है कि इस पॉलिटिकल वेदांता और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर इंक्वायरी हो, और जो भी लोग जो जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, एक हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को इसका चेयरमैन बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए और ये पर्टिकुलर रियॉर्ड्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, और ये एक रिपोर्ट के ऊपर जो लोग हैं, चाहे वो पत्थरबाजी करने वाले लोग हो, चाहे वो नारे लगाने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन देने वाले लोग हो, चाहे वो परमिशन पूछने वाले लोग हो, सारे लोगों के ऊपर जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। बस यही हमारी डिमांड है। क्या आप मानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंसी में आते हैं? क्या उन्होंने अपने ड्यूटीज़ को तसाहुली से काम लिया है? आपका मानना ऐसा है क्या? अगर से आप ऐसा मानना है तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डीसी और एसपी को? सर, मेरे और आपके मानने से या किसी के मानने से ये होने वाला नहीं है। एक इस देश में क़ानून चलता है जिसके तहत हम सारे चलते हैं। उसी क़ानून की वजह से आज मैं आपके सामने ठहर के बात कर रहा हूँ। मज़हर साहब भी आपको सारे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात रखे। तो आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं है सर। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब यहाँ पे पार्लियामेंट गलती करती है तो जुडिशरी पूछती है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन गलती करता है तो जुडिशरी पूछती है, जब जुडिशरी गलती करता है तो पार्लियामेंट पूछती है। ये देश का सिस्टम है। इस सिस्टम का उल्लंघन किया गया है सर। हमें डर इस बात का हो रहा है कि इस कंट्री के डेमोक्रेटिक फॉर्म को ख़तरा है अगर ऐसी हरकतें होंगी। और हमें क़ानून के ऊपर बहुत भरोसा इसलिए है क्योंकि हम क़ानून पढ़ाई करे हैं, क़ानून के ऊपर भरोसा है। आज शायद ये मासूम बच्चों के ऊपर केसेस हुए, हो सका तो हम ये भी डिमांड करेंगे कि ये केसेस विड्रॉ किए जाएं। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं। इन लोगों को आप क्रिमिनल्स नहीं, विक्टिम्स बोलना सही बेहतर समझता हूँ मैं। ये लोग विक्टिम्स हो गए हैं एक पॉलिटिकली वेदांता क्राइम के। तो इनके ऊपर जितने भी केसेस हो सके ये विड्रॉ जल्द से जल्द होना चाहिए। आगे होने वाले अरेस्ट को रोका जाए, क्योंकि अभी थोड़े एफआईआर्स में क्लियर नहीं है कि अक्यूज़ पर्सन्स कौन है, उसके तहत ये लोगों को अरेस्ट किया जाएगा अननेसेसरी। तो मैं बस अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट से,
पार्लियामेंट से, जितने भी गवर्नर है, प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा जाए और इंक्वायरी के ऊपर एक कार्रवाई की जाए और सख्त से सज़ा इनको दी जाए। सर हम सारे, मैं आपको पहले से भी बताना चाह रहा हूँ, एक डीसी और एसपी नहीं, सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ हम जितना हुआ अपना लेटर्स लिखेंगे, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नर ऑफ कर्नाटका हो, इवन चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका को भी लिखेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इस पर सुमोटा एक्शन लेगा और इस पर इंक्वायरी जल्द से जल्द बिठाने की हम मांग करेंगे। चाहता हूँ डीसी और एसपी की वजह से ये पूरी चीज़ें हुई हैं। ये दोनों ही जो है वायलेंस के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि 8-10 दिन पहले से इनको मालूम था संघ परिवार के लीडर्स मुतालिक आंदोलन स्वामी एमएलए यहाँ के पूरे लोग जो है प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों को अलन चलो बोल रहे हैं, तो उस पर इन्होंने फ़ौरन कार्रवाई करना चाहिए था। एसपी मैडम को शर्म आनी चाहिए, जो लड़के दरगाह की हिफाजत के वास्ते ठहरे थे उनको जो है फसादी बोले हैं, राइटर्स बोले हैं। एसपी मैडम को मैं बोलना चाहूँ, कोसी के किताब आप पढ़कर जो एसपी बनी हैं, वो जो लड़के थे वो दरगाह की हिफाजत के लिए ठहरे थे। आपके पास सिंगल प्रूफ नहीं है वो बच्चे जो है फतराव करे बोलकर। फतराव करे होंगे, 10 से 15 लोग फतराव करे होंगे, मगर 165 लोगों को कैसा अरेस्ट करते? अगर 165 लोग आपके ऊपर अटैक करते तो कोई भी आप जिंदा नहीं रह सकते थे। वहाँ पर वो हरकत नहीं हुई है। पूरा जिम्मेदार जो एसपी और डीसी हैं, दरगाह कमेटी जो सालों से चलते आ रहा, चलने देना था। क्यों उसको इशू क्रिएट किए हैं? एसपी मैडम जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, सबको राइटर्स बोले हैं, लकड़ी जमा किए हैं, पत्थर जमा किए हैं। बोले तुम्हारे पास इख्तियार था, तुम जाके पत्थर लेके जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। आरएसएस वाले लकड़ी लेके जो है पूरा मार्च कर सकते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर, तो कोई मुसलमान अपनी दरगाह की हिफाजत के लिए लकड़ी हाथ में क्यों नहीं पकड़ सकता? दरगाह कमेटी का इसके अंदर कोई कसूरवार नहीं है। एसपी मैडम और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की वजह से वो वायलेंट हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पूजा की इजाज़त नहीं देता, पूजा करने नहीं देता, तो वो वायलेंस भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोरोना के दरमियान 1-1 साल मस्जिद मंदिर बंद थे, कुछ भी नहीं हुआ। उसी दिन पूजा करने की ज़िद की वजह से जो है ये वायलेंस हुआ है। देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट कर्नाटक में आई, ऐसे बहुत सारे आपको मिसाल मिलेंगे। वो रिसेंटली KGLE DGLE के अंदर भी वही हुआ था। रात में नौजवानों की तरफ से कुछ वायलेंस हुआ था, तो उसके बाद जो है सुबह जो है गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। तकरीबन 400 के करीब गिरफ्तारियाँ हुए। डीसी का क्लियर स्टेटमेंट मीडिया को था, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, छोटा मोटा कुछ हुआ है, सब शांतिपूर्ण है बोलने के बाद दूसरे दिन फजर के साथ कार्रवाई शुरू होती है। इसके पीछे जो है भगवंत कोबा है, मत्ती मोड़ है, कर्नाटका के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। वो क्यों हैं बोले तो मुसलमानों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो पुलिस को रोककर पूजा रखने की कोशिश करे? इनको जो है वो कबूल नहीं है। इसीलिए आने वाले इलेक्शन के अंदर इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कम्युनल एजेंडा के खिलाफ बजाय छोड़कर, इसीलिए जो है वो लोग जो है वो काम किए हैं। डीसी बोलने के बावजूद भी, पीस है बोलने के बाद भी, दूसरे दिन अगर इंसिडेंट चलते हैं तो इसकी जिम्मेदार एसपी हैं। वो एक मार्च को शाम में अलंद के जो दरगाह का जो इशू हुआ था, डीसी साहब ने खुद मीडिया चैनल्स के सामने, आप लोगों के सामने, खुद डीसी साहब ने शाम में क्या कहा था कि पूरा पीसफुल हुआ है, पूरा जो माहौल था पूरा नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जब मीडिया वाले उनसे सवाल करें कि थोड़े पत्थर फेंकने के वाक़े आए ना, तो डीसी साहब ने खुद कहा है कैटेगोरिकली कि सिर्फ 3 या 4 पत्थर गिरे हैं। फिर एक मीडिया वाले ने पूछा डीसी साहब को, एक आपका कार के ऊपर भी एक पत्थर गिरा ना? तो डीसी साहब ने कहा एक छोटा पत्थर मेरे कार के ऊपर गिरा है, आप इसको बड़ा मत बनाइए, सब पीसफुल हुआ है। दरगाह कम्युनिटी होंगे, दोनों यहाँ के जो दोनों भी पक्ष हैं वो पूरे जने ने कोऑपरेट किया है, सभी मामला सही हुआ है बोलकर गए हैं। और वहाँ के लोग ने एसपी और डीसी साहब का जिंदाबाद कहा, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, पूरा पीसफुल माहौल के तरीके से जो कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? एसपी मैडम को कहाँ से प्रेशर आया? कौन से स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट मिनिस्टर का या कौन से यूनियन मिनिस्टर का प्रेशर आया कि डीसी साहब एक जगह कहते हैं कि सब पीसफुल हुआ, सिर्फ 2-3 पत्थर पड़े थे बोलकर। ये 2-3 पत्थर जिसने फेंका था उसके लिए क्या आप 170 लोगों को अरेस्ट करेंगे? कौन ये 2-3 पत्थर फेंके थे? आप बोल रहे हैं वीडियो से आपके पास, वो सिर्फ 2-3 पत्थर जो फेंके थे। 3 पत्थर कौन फेंक सकता है? 3 लोग या 4 लोग फेंक सकते हैं। आप उनको अरेस्ट करना छोड़कर 170 लोगों को अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट किस अंदाज में करते हैं? रात के अंधेरे में, सुबह फजर से पहले आप
घरों पर जाकर ऐसा हमला करते हैं, किसी एक टेररिस्ट लोगों के ऊपर जिस तरह से हमला करके अरेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं। 3 तारीख को मैडम का, एसपी मैडम का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उनकी स्टोरी पूरी अलग है। डीसी साहब जो 1 तारीख को जो स्टेटमेंट देते हैं उसका अलग है। इसका मतलब क्या, किसके प्रेशर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये अलंद के मासूम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, ये हमें मालूम होना चाहिए। दरगाह की हिफाजत के लिए, घरों की हिफाजत के लिए वो जो 1,500-2 हज़ार अलंद के लोग जमा हुए थे, अपने घरों के और दरगाह की हिफाजत के लिए जमा हुए थे, जो बचाने के लिए जमा हुए थे वो आरोपी हुए, और जो दंगाई बाहर से आए थे वो लोग हीरो हो गए। ये जो दोहरी नीति जो ये लोग अपना रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ हम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से इन सब के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। और जहाँ भी ये जो जेल में बीदर के जेल में, बीजापुर के जेल में, रायचूर के जेल में, बल्लारी के जेल में जितने लोग भी मासूम लोगों को जेल में डाले हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको लीगल एड दिया जा रहा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो लापरवाही हुई है और ये जो हिडन एजेंडा के तहत जो काम बीजेपी गवर्नमेंट की है, इसको हम आगे दिनों में एक्सपोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1 तारीख के दिन जो बर्बरियत हुई है पुलिस की जानिब से, जिस अंदाज में लोगों को उनके घरों से उठाया गया है और 250 से 300 के करीब पुलिस वाले घरों में घुसकर लोगों को सुबह एकदम, जब वो एकदम नींद की हालत में रहते हैं वैसी हालत में उनको उठाकर लेकर गए हैं। किसी ने ना तो चप्पल पहनी, ना तो जो है सही ढंग से वो अपने आप को जाने की हालत में भी नहीं था, उस हालत में उनको लेकर जाया गया है। ये तमाम तर बातें और उनके ऊपर जो केसेस हुए हैं उसके बारे में आपके सामने सभी लोगों ने, हमारे साथ में जुड़े हुए तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस ने आपके सामने बात रखी है। मैं इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सभी की कि 2 महीने पहले मोहन भागवत यहाँ पर विज़िट करता है और उसी असना में सुभाष गुत्तेदार असेंबली में अलंद की दरगाह के अंदर शिवलिंग है और शिवलिंग की बेहुरमती हो रही है, इसके बारे में बयान देता है। और उसके बाद 2 महीने तक मुसलसल हलचल होती रहती है। कभी दरगाह कमेटी एमएलएस के पास जाती है और वहाँ पर जो है कुछ बातें होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात होती है। एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात होने के बाद ख़ास बात यह है कि एसपी के हिसाब से, और एसपी ने जिस अंदाज़ में बात रखी है कि हमारे पास प्रोसीडिंग्स हैं, हम लोगों ने मीटिंग की है दरगाह कमेटी के साथ, 10 वहाँ के लोग, 10 यहाँ के लोग, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिसके अंदर शहर के एमएलएस भी मौजूद हैं, और वो तमाम तर लोग मिलकर एक इलीगल कॉम्प्रोमाइज़ डील करते हैं। मैं इसलिए इलीगल कह रहा हूँ क्योंकि दरगाह का पूरा इलाका 42 एकर्स का जो इलाका है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई पानी में भी अपना नाम डाल लेता है और कोई अगर दरगाह कमेटी किसी को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी दे देती है तब भी वो इलीगल है। 42 एकर्स वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी ही रहेगी, और उसके अंदर अगर कोई ज़बरदस्ती आकर शिवलिंग कहकर पूजा करता है तो वो भी इलीगल है। ये तमाम तर चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट किया गया, उसको प्रमोट किया गया। और जब हालात इस कदर हो गए कि वहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए, 28 तारीख के दिन एफआईआर दर्ज होती है। 28 तारीख की एफआईआर के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मकसद क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जो है 1 तारीख के दिन पूजा हो जाए, उसके बाद में हम जो एक्शन लेना है वो लेंगे। ये हम लोगों को इंटेंशन समझ में आता है। और जो पीस कमेटी की मीटिंग होती है या ये कॉम्प्रोमाइज़ डील होती है, उसके बारे में आम मासूम लोगों को बताया तक नहीं जाता। और इस पीस कमेटी में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर्स भी मौजूद हैं, दरगाह कमेटी भी मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है। और ये तमाम तर लोग एक फ़ैसला लेते हैं, इलीगल फ़ैसला लेते हैं। और ये इलीगल फ़ैसले की वजह से आज 167 लोग जेलों के अंदर बंद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है इसका पूरी तरीके से, और तमाम तर लोग जो उस कॉम्प्रोमाइज़ डील के अंदर मौजूद थे वो सभी के सभी इस मामले के लिए कसूरवार हैं कि उनकी वजह से मासूम लोग जिनके ऊपर कोई एक केस भी आज तक नहीं दर्ज है, कोई स्टूडेंट है, कोई एक औरत है जिसकी 3 साल की बच्ची है, वो तमाम तर लोग आज जेल में बंद हैं।
उसके कसूरवार कौन है? उसके कसूरवार ये सभी लोग हैं। इसीलिए मैं 10 साल से क़मरुल इस्लाम साहब की क़यादत में जब मैं पार्टी के अंदर शामिल हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा, आज मैं ये बात का ऐलान करता हूँ कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर किरदार पूरी तरीके से मशकूक है और इसीलिए मैं इस पार्टी से जो है अपने आप को अलग करता हूँ। इसकी मेंबरशिप से अपने आप को अपनी मेंबरशिप यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। तमाम तर ओहदे जो मैंने अब तक लिए थे, जो मैंने हासिल किए हैं, अभी भी मैं एक ओहदे पर मौजूद हूँ। जब तक मुझे वहाँ से हटाया नहीं जाता वो ओहदे पर मौजूद हूँ। लेकिन मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किरदार की वजह से जो मशकूक किरदार उनका यहाँ पर लोगों को वक्फ प्रॉपर्टी को वहाँ पर परेशान करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर पूजा करने की इजाज़त देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तीफ़ा देता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.